जय हिंद, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ ड्रिफन डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ शैलेन, योर फिजिक्स फैकल्टी। आज आपके सामने लेके आया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एयरफोर्स एक्स ग्रुप एग्जाम से रिलेटेड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद एक्सीलरेशन ए, इफ इट्स वेलोसिटी गेट्स डबल्ड देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन आफ्टर एंड बिफोर द चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कैंडिडेट्स, क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक बॉडी है, एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है जिसका एक्सीलरेशन ए है। ए फॉर एक्सीलरेशन, आप जानते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या आता है, विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड दी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। जो सर्कल के या सर्कुलर पाथ के सेंटर की ओर डायरेक्शन जिसका रहता है वो होता है आपका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन होता है। ठीक, तो आपको एक बॉडी है जिसका सर्कुलर पाथ पे एक्सीलरेशन ए दिया हुआ है, वेलोसिटी v से मूव कर रही है। अगर ये वेलोसिटी डबल हो जाती है तो नया सेंटीमीटर एक्सीलरेशन क्या है वो बताइए, प्लस पुराने एक्सीलरेशन पे और नए सेंटीमीटर एक्सीलरेशन में रेशियो क्या आएगा। तो बेसिकली आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस देखिए। ऑप्शन है पहला आपका 1:4, दूसरा ऑप्शन है 1:2, 1:2 एंड थर्ड ऑप्शन है आपका 2:1 एंड द लास्ट ऑप्शन इज दैट 4:1। तो देखिए कैसे होगा। यह है आपका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जो मूव कर रही थी बॉडी v वेलोसिटी से, ये डबल हो जाती है वेलोसिटी क्या हो जाती है आपकी, डबल हो जाती है। तो इन दोनों के बीच में आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, आप जानते हैं सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला v²/r होता है। ठीक, तो फर्स्ट फिगर के लिए आपका सेंटीमीटर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला बनेगा v²/r। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड सेंटीमीटर एक्सीलरेशन जब सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव करेगी तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा, जब वेलोसिटी डबल हो जाएगी तो क्या होगा, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन ऑफ सेकेंड, वेलोसिटी डबल हो जा रही है यानी 2v का होल स्क्वायर/r, 2 का स्क्वायर 4, v का स्क्वायर v²/r। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब इसका रेशियो निकालिए। तो सेंटीमीटर एक्सीलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी अपॉन सेंटीमीटर एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट हम निकालते हैं, क्या आया, 4v²/r अपॉन v²/r। जब रेसिप्रोकल हम इसका लेंगे ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 4v²/r इनटू डिनोमिनेटर आपका न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो v² कैंसिल आउट हो जाएगा, r कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका रेशियो क्या आएगा, सेंटीमीटर एक्सीलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी टू द सेंटीमीटर एक्सीलरेशन ऑफ फर्स्ट बॉडी इज इक्वल टू 4:1। तो हमारा सही आंसर क्या आएगा इसका, 4:1 डी। तो जब भी अब आपको सेंटीमीटर एक्सीलरेशन के बारे में पूछेगा, इस तरह आपसे रेशियो पूछ सकता है कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अगर हम उसकी वेलोसिटी डबल कर दें, फिर थ्राइस कर दें, 3 गुना कर दें, फोर्थ कर दें, 4 गुना कर दें, तो उसके एक्सीलरेशन का रेशियो क्या आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंडिडेट्स, ये हमेशा एग्जाम में पूछता है आपसे। ठीक है, चलिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसके आगे करने जा रहे हैं जो हमेशा हर साल पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से है वो। चलिए मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि वेटलेस ऑफ ए एस्ट्रोनॉट मूविंग इन ए सैटेलाइट इज ए सिचुएशन। क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब रॉकेट अर्थ के बाहर जाता है उसमें जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो अचानक वेटलेस क्यों हो जाते हैं, मतलब उनका वेट ऐसा लगता है कि वेट है ही नहीं, ऐसा क्यों होता है। ठीक, तो ऑप्शंस मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 0 वेलोसिटी,
बी नो ग्रेविटी, सी जीरो मास, फोर्थ फ्री फॉल। देखिए होता क्या है, जब रॉकेट में एस्ट्रोनॉट जाता है तो होता क्या है, देखिए उसकी ग्रेविटी नहीं होती है, पहली बात तो ग्रेविटी ही नहीं लगती है उसकी बॉडी पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब क्या होता है, जब दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगे तो एस्ट्रोनॉट पे क्या होता है, ग्रेविटी नहीं लगती है पहली चीज तो, ठीक, ग्रेविटी नहीं लगती है तो उससे होता क्या है कि जो ग्रेविटी जब नहीं लगती है तो इलेक्ट्रिकल एक फोर्स होता है, एक होता है फोर्स हमारी बॉडी का, कि हम भी अगर चल रहे हैं, देखिए जैसे हम वॉक कर रहे हैं, है ना, हम चल रहे हैं तो हम फोर्स लगा रहे हैं अपने लेग से डाउनवर्ड, ठीक, हम फोर्स डाउनवर्ड लगा रहे हैं, और अर्थ क्या कर रही है, फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन पे लगा रही है, ठीक। तो इसकी वजह से क्या है, हम वॉक कर सकते हैं, ठीक। प्लेन में, रॉकेट्स में क्या होता है, हमको वो फोर्स मिल ही नहीं पाती है, तो जो हमारी बॉडी की फोर्स है वो हमारी इनिशियल फोर्स से क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है, वो क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है। तो जब ग्रेविटी कैंसिल आउट हो जाती है हमारी इनिशियल फोर्स की वजह से, तो हमारी बॉडी क्या होती है, ग्रेविटी नहीं रह मिली हमें, ना फोर्स मिली, तो हमारी बॉडी क्या बन जाती है, फ्री फॉल। फ्री फॉल वर्ड का मतलब क्या है, जब जैसे मैंने बॉल लिया और मैंने छोड़ दिया इस बॉल को, तो ये बॉल आके गिरेगी अर्थ पे, तो ये फ्री फॉल होगी। फ्री फॉल का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, कि ये बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लग रही है, ठीक, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ये कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, एसिलेशन कांस्टेंट हो गया है, सिर्फ इस पे जो फोर्स लग रही है वो क्या, ग्रेविटी की लग रही थी, इसलिए वो अपनी तरफ इसे खींच रही थी, तो ये बॉडी क्या बन जाती है, ये फ्री फॉल हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, जब भी ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में और आपसे पूछेगा कि अगर कोई एस्ट्रोनॉट जब जाता है रॉकेट से आउटसाइड द अर्थ, अर्थ के बाहर जाए या दूसरे प्लैनेट पे जाए, तो क्या उसकी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि वो फ्लो होने लगता है, मूव करने लगता है, उड़ने लग जाता है, तो वो होता क्या है, उसकी बॉडी फ्री फॉल हो जाती है। क्या होती है, फ्री फॉल। और फ्री फॉल का मतलब जिस पे ग्रेविटी नहीं लगेगी। ग्रेविटी किससे कैंसिल हो जाएगी, उसके इनर्शियल फोर्स से। इनर्शियल फोर्स समझते हो, यानी इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है यहाँ पे कैसे एस्ट्रोनॉट के ऊपर इनर्शिया लगा, इनर्शिया ऑफ मोशन लगा, कि बॉडी तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा उसे उसकी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो कोई भी बॉडी अगर इनर्शियल मोशन में रहेगी तब तक मूव करती रहेगी मोशन पे जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे और वो किस पे ना आ जाए, रेस्ट पे। इसी को बोलते हैं हम इनर्शिया। इनर्शिया तीन होते हैं आप जानते हैं, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। यहाँ जिस इनर्शिया की बात हो रही है वो इनर्शिया ऑफ मोशन है, ठीक। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, देखने में छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ये एग्जाम में आता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हमेशा एनडीए एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, क्योंकि एयरफोर्स के लिए हम जरूर ले रहे हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन एनडीए एग्जाम में भी लिया जाता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। देखिए बोला जाता है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। क्या बोल रहा है, कुछ ऑप्शंस दिए हैं आपको, चार ऑप्शंस क्या हैं देखिए। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा कॉपर, सेकेंड ऑप्शन है हमारा टंगस्टन, फोर्थ ऑप्शन है हमारा जर्मेनियम एंड लास्ट ऑप्शन इज द एल्यूमिनियम। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये चार ऑप्शंस हैं, इन चार ऑप्शन में से वो मेटल बताइए जिसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा इंक्रीज करने पे टेम्परेचर। अब देखिए क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे। तो आप जानते हो मेटल क्या होता है, अगर रेजिस्टेंस के आपको फैक्टर्स पढ़े होंगे तो रेजिस्टेंस के फैक्टर क्या बताता था कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। रेजिस्टेंस क्या है, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर घटेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी घटेगा यानी डिक्रीज होगा। अब कॉपर की बात करते हैं। अब देखो ऑप्शंस हम कैसे आंसर्स निकाल सकते हैं। कॉपर की अगर हम बात करते हैं, कॉपर तो बहुत अच्छा मेटल है, ठीक, कॉपर वायर बनता है, ठीक, सबसे बड़ी बात।
ठीक। तो कॉपर तो बहुत अच्छा मेटल है, अगर कॉपर बहुत अच्छा मेटल है यानी उसका नेचर ऑफ कंडक्टर बहुत अच्छा है, इसका मतलब उसमें अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो पहला तो कॉपर कैंसिल आउट हो गया, ये तो नहीं हो सकता। यही चीज़ एल्यूमिनियम के साथ भी आई, यही चीज़ टंगस्टन के साथ भी आई। इट मीन्स कॉपर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम, ये तीनों एक मेटल हैं जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगा और घटाने से घटेगा। इट मीन्स ये तीन तो नहीं हो सकते। जर्मेनियम क्या है? तो जर्मेनियम का बताने से पहले थोड़ी एक चीज़ और जान लीजिए कि ये मेटल तो है, और मेटल क्या मतलब है, ये सब क्या है, तीनों का है कंडक्टर है। क्या है? इनमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। कंडक्टिंग प्रॉपर्टी का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ईजिली पास हो सके, ठीक। तो इन कॉपर, टंगस्टन, एल्यूमिनियम की कंडक्टिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। लेकिन जब जर्मेनियम की बात की तो जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है। और सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है? सेमीकंडक्टर कहता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्या होगा? डिक्रीज होगा। आपने जब प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कंडक्टर की, इंसुलेटर की, सेमीकंडक्टर की, इसकी प्रॉपर्टी आप पढ़िएगा, ठीक। तो कंडक्टर तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, रेजिस्टेंस का, ठीक। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होता है कंडक्टर में। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर इसका अपोजिट होता है, क्योंकि उसमें कंडक्टिंग प्रॉपर्टी तो होती ही नहीं है। जब करंट पास होगा ही नहीं तो रेजिस्टेंस उसमें कहाँ से आएगा, ठीक। पहली बात तो ये हो गई। थर्ड बचता है हमारा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है टेम्परेचर के, इसलिए जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर है। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि द रेजिस्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और सेमीकंडक्टर में यही तो होता है कि रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शन है टेम्परेचर के। इसका मतलब ये है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और यहाँ यही बोल रहा है कि जब रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और ये क्या है? सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो सेमीकंडक्टर की ये प्रॉपर्टी है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जर्मेनियम। इसलिए हमेशा याद रखिएगा जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारे इतने अच्छे एग्जाम्पल हैं कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि ये सेमीकंडक्टर है कि कंडक्टर है। तो इस जर्मेनियम को आप याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आप कोई भी एग्ज़ाम दीजिए या आप किसी भी ट्रेड में दीजिए, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ये हमेशा हर साल पूछते हैं आपसे। जर्मेनियम से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहेगा, आपसे हमेशा पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4। व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ? वो लाइक अर्थ है, पोल पे मैग्नेटिक पोल पे एंगल ऑफ डिप क्या होगा? एंगल ऑफ डिप कितना होगा? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट 0, सेकेंड 45 डिग्री, थर्ड 90 डिग्री, एंड द फोर्थ लास्ट इज 180 डिग्री। तो देखिए इसका ऑप्शंस क्या होगा। आप अगर अर्थ के ग्लोब के सारे एक्सिस पे निकालते हैं तो नॉर्थ और साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल आपके एंगल ऑफ एक्सिस पता है एंगल ऑफ डिग्री पे कितना है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पे होते हैं। कितने पे होते हैं? 90 डिग्री पे। अगर हम निकालते हैं मैग्नेटिक पोल एट नॉर्थ, ठीक, ये है 90 डिग्री, मैग्नेटिक पोल एट साउथ ये है -90 डिग्री। और जब इनका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पोल का, तो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? इसके अंदर वैल्यू आप प्लस लीजिए या माइनस लीजिए, आंसर हमेशा किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो मैग्नीट्यूड जब हम निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक पोल एट एंगल ऑफ डिप जो आएगा वो भी कितना आएगा?
90 डिग्री आएगा। कभी भी 30 डिग्री, 45 डिग्री, 360 डिग्री, 180 डिग्री नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ एक्सिस पे रोटेट करता है ऐसे, ना ही कि ऐसे, 180 पे भी नहीं, 360 पूरा घूमता है। तो 360 अगर वो पूरा घूमेगा तो जो उसका नॉर्थ और साउथ पोल है वो आपके 90 डिग्री एक्सिस पे घूमेगा। ठीक, तो दोनों का 90 डिग्री एक्सिस पे घूमेंगे तो उनका जब मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड भी कितना आएगा, 90 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि वो एंगल ऑफ डिप क्या होगा नॉर्थ पोल और साउथ पोल का मिलाने के बाद, जिस पे अर्थ क्या करेगा, रोटेट भी होगा, तो वो कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैग्नेटिक पोल पे ही हमसे एंगल पूछ लेगा अर्थ का। आपने यही सोचा होगा, यही पोल देगा नॉर्थ पोल का एंगल कितना होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एंगल कितना होता है, डायरेक्टली ये पूछेगा। लेकिन कभी नहीं सोचा कि फिजिक्स में मैग्नेट से रिलेटेड एंगल पूछ लेगा और उसका आंसर इस तरह बताना पड़ेगा हमें। ठीक, तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, हमने अभी सारे, हम एक्चुअली कंबाइंड क्वेश्चंस ले रहे हैं, पूरी फिजिक्स से क्वेश्चंस ले रहे हैं। ठीक, तो क्वेश्चन हर चैप्टर से मैंने लिया है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह फिजिक्स में किस लेवल तक क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप एक वाइल्ड प्रिपेयर हो जाइए, ठीक, रफली, कि हाँ इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से ये आपके स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, जहाँ आपने पढ़ा होगा, और ये बोला भी गया होगा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा और क्वेश्चन को ध्यान सुनिएगा। ये देखिए, अ चार्ज मूव इन अ सर्कल, एक सर्कल में चार्ज मूव कर रहा है। ठीक है, मैंने मान लिया क्यू चार्ज मूव कर रहा है, ठीक, सर्कल में, यानी सर्कुलर पाथ हो गया उसका, ऐसे ऐसे घूम रहा है, परपेंडिकुलर ही घूम रहा है। क्या घूम रहा है वो, परपेंडिकुलर रोटेट कर रहा है। उस पर मैग्नेटिक फील्ड लग रही है। ओके, इस पर हमारी मैग्नेटिक फील्ड भी लग रही है, मूव कर रहा है यानी वेलोसिटी भी दी है। ठीक, तो बताओ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस क्या होगा। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशंस आपसे पूछा है और बोला है कि ये किस चीज़ पे डिपेंड नहीं होगा, ये डिपेंड नहीं है। ठीक, क्रॉस बना दे रहा हूँ, मतलब टाइम आपका रिवॉल्यूशन इस चार्जेस का किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। वो चार ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड। सेकंड है, मैग्नीशियम मत समझ लेना, केमिस्ट्री, मैग्नेटिक फील्ड है। सेकंड है चार्ज। थर्ड है मास एंड फोर्थ इज वेलोसिटी। फोर्थ क्या है, वेलोसिटी है। अब देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आप समझ गए, एक चार्ज है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक, तो उसका जो हम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालेंगे तो वो हमें बताना है किन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता है। तो चार ऑप्शन है, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, मास एंड वेलोसिटी। तो आप जानते हैं जब चार्ज एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है तो उस पर जो हम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने निकाला था वो फोर्स का निकाला था, जिस फोर्स के वजह से वो चार्ज मोशन में आता है, एक पर्टिकुलर पाथ पे रोटेट करता है। उस फोर्स का फॉर्मूला क्या था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। क्या था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो फोर्स यानी अगर सर्कुलर पाथ पे कोई चार्ज या कोई बॉडी रोटेट करेगी तो उसका फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, हमेशा टुवर्ड दी सेंटर होगा। और ये ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। सेकेंड इक्वेशन में से हम फोर्स की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, पुट करते हैं, तो क्या मिलता है हमें,
mv² इज इक्वल टू QVB। तो एक v कैंसिल हो गया तो आया हमारा mv/r इज इक्वल टू QB। तो r इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, mv/QB। तो ये हमको एक रेडियस मिल गया उस बॉडी का जो सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रहा है। और इस बॉडी को हम देखते हैं, हमको मिला मास मिल गया, वेलोसिटी मिल गया, चार्ज मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। टाइम का भी रिलेशन इसके साथ नहीं आया है। ठीक, तो टाइम का रिलेशन हम कैसे करेंगे, देखिए इसको बस याद रखिएगा, r इज इक्वल टू mv/QB हमारा आया। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है 2πv/r, और इस r की वैल्यू को आप टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, 2πv/mv/QB ऊपर चला गया, v कैंसिल, तो टाइम पीरियड क्या आया, 2πQB/m। ये मिला टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन जब एक चार्ज एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा। और जब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन में आप ध्यान से देखेंगे, चार्ज है, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड है, मास है, तीन चीज़ हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं है, क्या, वेलोसिटी। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन किस पे डिपेंड नहीं करता है, वेलोसिटी। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, वेलोसिटी। तो इसका मतलब कोई भी बॉडी एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगी तो ये याद रखिएगा, वो कभी भी उसका हम टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन निकालते हैं तो कभी भी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करेगी। इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमेशा ये पूछा जाता है, रिलेशन पूछ लेता है। तो या तो आप फॉर्मूला याद रखिए डायरेक्टली, है ना, कि t इज इक्वल टू 2πQB/m। नहीं भी याद है तो डजंट मैटर ना, कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली सेंटीमीटर फोर्स का फॉर्मूला याद रखिए, और एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड पे कोई चार्ज एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट करेगा तो उस पर जो फोर्स लगेगी वो क्या लगेगी, QVB sin थीटा। ये वेलोसिटी और आपके मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, क्रॉस प्रोडक्ट्स होता है इसमें। तो क्रॉस प्रोडक्ट्स की वजह से क्या है, इसके आगे जो एंगल लगता है वो sin थीटा लगता है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस जनरली मैं आपको एक फॉर्मूला ये बता रहा हूँ याद रखने के लिए, ठीक। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ये तो ओरली आप लोग कर ही लोगे। क्वेश्चन है हमारा, एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज Z। एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज Z, एटॉमिक मास इज m, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्या निकालना है हमको, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। ये तो ओरली आप सॉल्व कर लोगे। देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। पहला ऑप्शन है m-z, दूसरा ऑप्शन है m, थर्ड ऑप्शन है आपका z, और फोर्थ ऑप्शन है आपका m+z। फिर मैं यहाँ बता दे रहा हूँ mz क्या है, ठीक। z यहाँ पे दिया है हमारा एटॉमिक नंबर, z क्या है, एटॉमिक नंबर है। m क्या दिया है, एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास दिया है। और आपको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन मान लीजिए n। आप जानते हैं एटॉमिक मास, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। अगर मैं एक एलिमेंट्स ले लूँ ZY, ठीक है, यहाँ लिख ले रहा हूँ ZY, मैंने बोल दिया x का एटॉमिक मास बताओ, तो आप एटॉमिक मास कैसे निकालते थे केमिस्ट्री में। एटॉमिक मास आप निकालते थे एटॉमिक नंबर प्लस इनके बीच में जो भी न्यूट्रॉन होगा वो। न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को माइनस करके निकालते थे, है ना। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है, न्यूट्रॉन पूछा है। तो अगर हमको कोई बोल दे ऐसे ऑक्सीजन है, ठीक, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और उसकी एटॉमिक मास क्या है 16 है, और आपसे पूछ ले कि ऑक्सीजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो न्यूट्रॉन आप कैसे बताओगे, यही बोलोगे ना, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। क्या बोलोगे, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो हम यहाँ जनरली इस एग्जाम्पल की हेल्प से मैंने आपको देखो थोड़ा क्लियर कर दिया
कि यहाँ न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या बन सकता है। न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हम बना दें डायरेक्टली, तो पहले यहाँ देखो एटॉमिक मास लिख लीजिए। एटॉमिक मास क्या दिया है, m इज इक्वल टू, फिर एटॉमिक नंबर प्लस न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला क्या आ गया, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन हमसे पूछा था, तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट। और सही ऑप्शन फर्स्ट होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा। जब भी आपसे न्यूट्रॉन पूछेगा किसी भी मेटल में या किसी का भी ऑप्शन, एक याद रखिए आप, तो 118 एलिमेंट्स होते हैं यार केमिस्ट्री में, ठीक है। तो केमिस्ट्री 118 एलिमेंट्स होते हैं, हमको 118 याद नहीं करना है, लेकिन जनरली एक याद रखिए कि मान लीजिए जैसे ऑक्सीजन है, याद है एटॉमिक नंबर 8 होता है ना, एटॉमिक मास 16 होता है। तो अगर किसी ने हमसे न्यूट्रॉन पूछ लिया तो बहुत सिंपल सी बात है कि एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को हम माइनस कर देंगे, हमको न्यूट्रॉन मिल जाएगा, ठीक। तो ये जनरल एक क्वेश्चन था, क्योंकि ये वैल्यूज चेंज कर देता है। mz दे दिया, मान लीजिए एग्जाम में x y करके आ गया कि x एटॉमिक मास है, y आपका एटॉमिक नंबर है, न्यूट्रॉन बताओ या इलेक्ट्रॉन बताओ। तो आप कंफ्यूज हो, सोचने लगे यार ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला बदलता रहता है वैल्यू के साथ, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा आपके कि वो वैल्यूज कैसे चेंज करें, है ना, वैल्यूज कैसे चेंज करें। तो बहुत नर्वस नहीं होना है, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है और देखना है कि वो किस वैल्यू से उसको डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बस इसको ट्रिकी उसने कैसे बना दिया, उसके डिनोशन से, उसकी वैल्यू जिससे डिनोट किया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। अभी थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी से है, सिर्फ सर्किट बोल रहा है, ठीक। तो इसमें आप जान रहे हो रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, आपने सर्किट्स पढ़े होंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कभी सर्किट में सर्किट बनाने को नहीं दे देगा आपको, बस उससे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिकल सर्किट यूज टू गेट स्मूथ डीसी आउटपुट फ्रॉम ए रेक्टिफायर सर्किट इज कॉल्ड। वो इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसमें आउटपुट डीसी का रेक्टिफायर सर्किट में बहुत इजीली आ जाए, उस सर्किट का नाम बताइए। ऑप्शन है, पहला ऑसिलेटर, पहला है ऑसिलेटर, दूसरा है फिल्टर, तीसरा है थर्ड एम्पलीफायर, और फोर्थ है आपका लॉजिक गेट, ठीक। अब देखिए, जब ऐसे आपसे डेफिनेशंस पूछे ना, रीजन पूछे, उसका नाम बताइए, तो उसमें सोचना नहीं है कि डेफिनेशन किसकी हो सकती है। एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट करिए, ठीक। आप जानते हैं लॉजिक गेट तो कभी किसी डेफिनेशन में आ ही नहीं सकता। लॉजिक गेट तो सिंपली एंड और नॉट, ये गेट होते हैं, तो इससे अगर उसकी डेफिनेशन पूछी जाती तो हम तुरंत क्रैक कर लेते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट हो गया, बचे 3 ऑप्शन। एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर का मतलब होता है किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर देना, उसकी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज कर देना, उसे और स्ट्रांग बना देना। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत इजीली आउटपुट आ जा रहा है एसी से डीसी, और जब बहुत इजीली आउटपुट आ जा रहा है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिग्नल को स्ट्रांग करता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ऑसिलेटर की बात करते हैं, तो ऑसिलेटर का मतलब है ऑसिलेशन, एक तरह से ऑसिलेशन पे डिपेंड करना, ठीक। तो ये तो ऑसिलेटर तो कहीं हमको सिग्नल दे ही नहीं रहा है कि हमारा आउटपुट बहुत ईजिली आ जाए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो बचा क्या हमारे पास, हमारे पास फिल्टर बचा, और इट मीन्स हमारा सही आंसर क्या है, फिल्टर। यस, वो फिल्टर ही है जो अब हम सर्किट पे लगाते हैं, तो जो इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं वो बहुत इजीली हमको आउटपुट प्रोवाइड कर देता है विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कोई भी उसमें कोई भी उस चीज़ को, सिग्नल को ब्रेक करने वाला नहीं होता है, कोई भी उसे रोकने वाला नहीं होता है। फिल्टर का मतलब क्या, एक तरह से बोल लो प्यूरीफाई करना, है ना। फिल्टर मतलब बहुत ईजिली साफ कर देना, बहुत जल्दी, कई कम समय में। तो यहाँ भी सर्किट में फिल्टर का काम यही होता है कि सिग्नल को वो ज़्यादा सिंपलेस्ट वे में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक, इनपुट से
आउटपुट। तो ये याद रखिएगा, वो फिल्टर होता है और ये फिल्टर के बारे में बहुत एग्जाम में पूछता है कि फिल्टर है, करता क्या है। तो फिल्टर हमारे सिग्नल को बहुत ईजिली ट्रांसमिशन कर देता है, ट्रांसफर कर देता है इनपुट से आउटपुट में। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? फिल्टर है। चलिए, कुछ क्वेश्चंस हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चंस पढ़े। ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा, बार बार इस चैनल को देखिएगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं, क्या पता ऑप्शन से ही कोई नए क्वेश्चंस बन जाए, तब आपको याद रहेगा कि हाँ हमने ये ऑप्शंस वाले क्वेश्चन किए थे, तो कहीं आपको उसका आंसर मिल जाए, उसका हेल्प मिल जाए इन क्वेश्चन से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, बेसिकली आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। जरूरी नहीं है कि हमको आंसर एग्जैक्ट पता हो, एग्जैक्ट पता है हमारा टाइम बचता है, ओके करेक्ट है, लेकिन अगर हमको कन्फ्यूजन है जैसे डेफिनेशन और रीज़न वाले क्वेश्चंस में, तो कन्फ्यूजन में हम क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। और जब हम एलिमिनेट करते हैं तो हमको कहीं ना कहीं एक हिंट मिल जाता है, ठीक, और हिंट मिलने से हम आंसर किसी तरह निकाल लेते हैं, चाहे हमें एक बार डाउट हो ना आता हो। तो एलिमिनेशन मेथड बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है 2 bodies of 2 kg and 4 kg, okay, are moving with velocity 20 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। 2 बॉडी है, चलिए हम एक बॉडी मान ले रहे हैं A, दूसरी मान ले रहे हैं B। A बॉडी का मास है ma 2 kg, B बॉडी का मास है 4 kg। फर्स्ट बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो है 20 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो दे आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। ओहो, कह रहा है कि अगर ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ओ, दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं। तो यहाँ मान लेते हैं ए बॉडी आ रही है इस तरफ से, इस तरफ से बी बॉडी आ रही है, एक ही तरफ दोनों आ रही हैं, ठीक। तो यहाँ मतलब कोलिजन होगा। तो ये जो कोलिजन हो रहा है, ठीक है, तो इस कोलिजन के वजह से बोल रहा है जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है वो दोनों की बहुत तेज होगी। भाई दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, मतलब दोनों कोलाइड होने वाले, लड़ने वाले हैं, टकराने वाले हैं। तो दोनों टकराएंगे, तो आप ये बताइए कि इनकी वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे। सॉरी, तो ये वेलोसिटी क्या होगी? तो अगर हम इस तरह फोर्स निकाल लें फर्स्ट बॉडी का और सेकंड बॉडी का भी फोर्स निकालें, जिस फोर्स से ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों तरफ अट्रैक्ट होने, एक तरफ दोनों तरफ एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, अगर हम वो फोर्स निकाल लें तो फोर्स से क्या होगा? देखिए, एक था हमारा कि एक पॉइंट की तरफ अगर कोई बॉडी, 2 या 2 से ज़्यादा बॉडी आती हैं तो उनका फोर्स क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसको बोलते हैं नेट फोर्स। तो नेट फोर्स एट द सेंटर क्या हो जाता है? तो हम यहाँ लिख सकते हैं FA इज इक्वल टू FB। तो जब भी हमको नेट फोर्स निकालना होगा किसी भी सेंटर पे, बॉडी पे, सरफेस पे, ठीक है, तो याद रखिएगा 2 बॉडी हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, जितनी भी बॉडी हो, अगर वो एक ही पॉइंट की तरफ आ रही हैं तो सबकी फोर्स क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। और सबकी फोर्स इक्वल होने के वजह से एसिलेशन क्या होता है? वो हो जाता है आपका 0, और एसिलेशन 0 होने के वजह से वेलोसिटी भी क्या आ जाती है वहाँ पे? 0। तो याद रखिएगा 2 या 2 से ज़्यादा बॉडी जब एक ही पॉइंट सेंटर की तरफ जाएगी तो उनका एसिलेशन 0 हो जाता है, और एसिलेशन 0 होने की वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन मैंने अभी नहीं दिया था आपको, तो ऑप्शन में आप दे देता हूँ, थोड़ी हेल्प मिल गई होगी आपको कि जब भी इस तरह क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल सा, अगर उसने बोल दिया एक तरफ आ रहे हैं, सिंपल दिमाग लगा लो, फोर्स 0, वेलोसिटी 0, एसिलेशन 0, खत्म कहानी। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है वैसे बता दे रहा हूँ, 5 है, 6 है, 8 है, 0 है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? 0। तो माइंड में इसको याद कर लीजिए कि 2 बॉडी हो, 4 बॉडी हो, कितनी भी बॉडी हो, अगर वो एक पॉइंट की सेंटर की तरफ आ रही हैं तो वहाँ पे उनका फोर्स क्या होगा? पहली बात, फोर्स इक्वल होंगे, तो फोर्स वहाँ पे
इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, और एक्सीलरेशन जीरो होने की वजह से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये जितना भी न्यूमेरिकल आपको दिखे इस तरह का, ठीक है, आप बिना हिचक के, बिना परेशान हुए, बिना सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर आप जीरो लगा दीजिए अगर आपको ऑप्शन में जीरो मिल रहा है। पहले चेक कर लेना कि जीरो ऑप्शन में है कि नहीं। ऐसा नहीं कि पता है ऑप्शन में जीरो नहीं है लेकिन अपना ऑप्शन बना दिया है गोला करके, यार जीरो आंसर है इसका, ठीक है, थोड़ा ध्यान से। लेकिन मेजॉरिटी में 99% इसका आंसर जीरो ही होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, ठीक, क्वेश्चन आज अच्छा लग रहा होगा। आपकी बहुत क्वेरीज आ रही थी कि मैम फिजिक्स के क्वेश्चंस करवाइए, एग्ज़ाम आ रहा है हमारा। तो ये आपका पहला लेक्चर आ गया फिजिक्स का। इसके बाद मैं इस तरह और क्वेश्चंस लाते रहूँगा आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक क्वेश्चन है लास्ट, ये देख लीजिए क्या है। लास्ट क्वेश्चन ये है, ये तो ओरली आप कर लोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी इसमें स्टेटमेंट करेक्ट है इन केस ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी थर्मोडायनेमिक। ऑप्शन क्या है, डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी ज़ीरो है, इंटरनल एनर्जी आपकी निगेटिव है, थर्ड इंटरनल एनर्जी आपकी पॉजिटिव है, फोर्थ वर्क डन ज़ीरो है। तो क्वेश्चन किस पे पूछा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। एडियाबैटिक होता क्या है पहले आप ये बताओ। एडियाबैटिक का मतलब होता है जिसमें हीट ट्रांसफ़र ना हो। जब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रही है इसका मतलब है डेल्टा क्यू क्या है, ज़ीरो है ना। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक क्या बोलता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये बोलता है, तो अगर डेल्टा क्यू ज़ीरो हो गया हमारा, तो आप देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ज़ीरो इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। इसका मतलब एडियाबैटिक एक्सपेंशन में जो इंटरनल एनर्जी आएगी वो क्या आएगी, निगेटिव आएगी। क्या आएगी, निगेटिव। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, सेकंड बी, डेल्टा यू इज इक्वल टू नेगेटिव। तो याद रखिएगा एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, निगेटिव आएगी, ठीक। इसका सही आंसर है सेकंड। लास्ट क्वेश्चन आज के मेरे लेक्चर का है, ठीक। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लास्ट में रखा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। कोशिश आप ये करिएगा एग्ज़ाम के लिए जितने ज़्यादा हर चैप्टर में फॉर्मूले याद कर सकें, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। फॉर्मूले याद करने से आपको क्या होगा, वहाँ में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आएंगे कि भाई आपका टाइम लग जाए, एक पेज भर जाए, 1.5 पेज भर जाए, नहीं। ऐसे क्वेश्चन होंगे कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता हो और तुरंत सॉल्व हो जाए, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन कहता है बेटा, द रेडियस ऑफ जायरेशन। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन मीन्स मैकेनिक्स में आ गया ये, तो मैकेनिक्स से एक क्वेश्चन तो रहेगा, है ना। द रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। ओके, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए सॉलिड स्फीयर क्या दिया है, रेडियस आर, ठीक है। रेडियस ऑफ जायरेशन दिया आर सॉलिड स्फीयर में, उसके एक्सिस पे, ठीक। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस एक्सिस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। ओ बोला एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसका रेडियस आर है और उसकी डिस्टेंस आपको एक्सिस से निकालनी है। मान लीजिए एक्सिस कहीं भी है, मान लीजिए आप यहाँ मानना चाहते हैं, तो ये जो सेंटर हो गया, ये एक्सिस हो गई, तो इनके बीच की ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस आपसे पूछा है, ठीक। क्वेश्चन समझे, सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर से और उसकी एक एक्सिस से, एक्सिस यहाँ ले लो या यहाँ ले लो, कहीं भी ले लो आप, ठीक, डजंट मैटर, आप जहाँ लेना चाहो। तो उस एक्सिस और सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक।
तो ऑप्शन क्या है, पहले हम ऑप्शन डिक्लेयर कर लें। पहला है ऑप्शन आर, सेकंड है 0.5 आर, थर्ड है √0.4 आर एंड फिफ्थ है √0.2 आर। देखिए कैसे सॉल्व होगा। तो हम जानते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन सॉलिड स्फीयर के लिए क्या आएगा, I = 2/5 mr स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, ये आप जानते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन फॉर सॉलिड स्फीयर, ठीक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जो निकालते हैं सॉलिड स्फीयर का, ये फॉर्मूला आता है। तो इस पर अगर हम रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं, के फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन, I फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m मास, r डिस्टेंस है, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक सॉलिड स्फीयर पे फॉर्मूला ये होता है, ठीक। इस पर रेडियस ऑफ जायरेशन निकालते हैं तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ वो कितनी होती है। देखिए ये होगा आपका √2/5 r, ठीक। ये डायरेक्ट मैं आपको वैल्यू याद कर रहा हूँ, इस वैल्यू को आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। k = √2/5 r होगा और r क्या है, रेडियस है, ये डिस्टेंस है, ठीक। तो एट द सेंटर पे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर निकाला। मास से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं मास यहाँ 1 है, सपोज दैट मास 1 है, ठीक। तो रेडियस ऑफ जायरेशन अगर हम निकाला तो रेडियस जायरेशन क्या होता है, अगर मैं आपको डायरेक्टली बता दूँ ये वैल्यू कहाँ से आई, k = √I, ठीक। तो इसका मैंने अंडर रूट करता हूँ, मैंने बोला m की वैल्यू 1 ले लो, तो अंडर रूट मैं करता हूँ बेटा, तो 2/5 m की वैल्यू 1 है, r जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, ठीक है, स्क्वायर। तो हमारे पास बचा क्या, k = 2 को 5 से डिवाइड किया 0.4 r, ठीक। तो स्क्वायर रूट लाया तो r हट गया, तो आया आंसर हमारा रेडियस ऑफ जायरेशन कितना, √0.4 r। हमारा ऑप्शन क्या है, थर्ड। तो यहाँ पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के तीनों फॉर्मूले, सॉलिड स्फीयर पे क्या होता है ना, कोन पे क्या हो रहा है, रॉड पे क्या होता है, रॉड के एंड पे क्या फॉर्मूला होता है, ठीक। फिर उस पर रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होगा, ये चीज़ निकाल लीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा अपने नए क्वेश्चंस आपके लिए, उसके लिए रेडी रहिएगा। जय हिंद।